हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 8 मई और 8 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें। और अगर आप इस पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @champions उस पर उपलब्ध होगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है, वहाँ पर जाकर के आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और पुराने वीडियो और PDF फाइल वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। शुरुआत में सबसे पहले हम पुराने दिन के करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि 7 मई के जो करंट अफेयर्स थे उनका हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में। उसके बाद हम हमारा 8 मई का करंट अफेयर्स का वीडियो स्टार्ट करेंगे। कल का हमारा प्रश्न था, वर्ष 2020 का यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसे प्रदान किया गया है? तो ये सौरभ लोढ़ा को दिया गया था। ठीक है, सौरभ लोढ़ा, और ये IIT बॉम्बे के प्रोफेसर है। तो ये जो यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पुरस्कार है यह विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा दिया जाता है, जिसके जो मंत्री है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया है। तो अब यह चैंपियनशिप कब आयोजित होगी? तो ये स्पेन में होगी 2021 में। ठीक है, तो कोविड-19 के कारण इसका जो ये 2020 वाला सत्र था इसको अभी निरस्त कर दिया है और अब इसे बढ़ा करके 1 साल बढ़ा दिया है, यानी कि अब ये होगा 2021 में। तीसरा प्रश्न था हमारा, किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च हाल ही में किया है? तो कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति बनी उसमें बहुत सारे जो मजदूर हैं वो कई राज्यों में फंस गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल के ऐसे निवासी जो अन्य राज्यों में फंसे हैं उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है एग्जिट ऐप, तो ये याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से हाल ही में सम्मानित किया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में इसको जरूर पूछा जाएगा। तो किस देश के राष्ट्रपति द्वारा, या ऐसा मान सकते हैं इसको कि किस देश के द्वारा, तो ये रूस के द्वारा जो उत्तर कोरिया के तानाशाह है किम जोंग उन उनको द्वितीय विश्व युद्ध मेडल यानी कि एक स्मारक से जो है हाल ही में सम्मानित किया है। विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? तो विश्व अस्थमा दिवस जो है ये मई का पहला मंगलवार जो होता है, और इस बार मई का जो पहला मंगलवार था वो 5 मई को था। ठीक है, तो इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस जो है ये 5 मई यानी कि मई के प्रथम मंगलवार को ही मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप। छठा क्वेश्चन था हमारा कल का, किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये मिस्र के स्टार टेनिस खिलाड़ी है, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो उसी के कारण इनके ऊपर जो है वो आजीवन प्रतिबंध जो है मिस्र की सरकार ने लगा दिया है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र के जो राष्ट्रपति उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी, ये भी आप याद रखिएगा। और मिस्र जो है एक अरब गणराज्य का देश है। तो ये टेनिस खिलाड़ी है यूसुफ होसम, इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पहले पाकिस्तान के भी एक क्रिकेटर थे उमर अकमल, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के कारण जो है वो 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। तो वो क्रिकेटर है उमर अकमल पाकिस्तान के, और ये टेनिस खिलाड़ी है मिस्र के यूसुफ होसम, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन था हमारा, किन भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी के लिए वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो ये 3 लोगों को मिला है। इन्होंने कश्मीर के अंदर जो है श्रेष्ठ फोटोग्राफी की थी कर्फ्यू के दौरान, तो इसीलिए उनको जो पुलित्जर पुरस्कार 2020 फोटोग्राफी के लिए मिला है। ठीक है, फीचर फोटोग्राफी के लिए मिला है। इन तीनों का नाम है दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। 2020 का पुलित्जर पुरस्कार फीचर फोटोग्राफी के लिए 3 भारतीयों को मिला है, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। तो ये जम्मू कश्मीर में जो कर्फ्यू वगैरह लगा था उस समय वहाँ की जनता को इन्होंने फ़ोटो के माध्यम से कवरेज किया था, तो उसी समय उन्होंने श्रेष्ठ फोटोग्राफी वहाँ पर खींची थी, उसके लिए उनको ये पुलित्जर पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को बदल करके तोमान रखने का फैसला किया है? तो ये ईरान। ईरान की पहले मुद्रा चलती थी रियाल, लेकिन अब यहाँ पर मुद्रा चलेगी, उसका नाम है तोमान। फेड कप हार्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है टेनिस की? तो ये टेनिस खेलती है, सानिया मिर्ज़ा इनका नाम है। ठीक है, तो इनको फेड कप हार्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ऐसा पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय है। ठीक है, याद रखिएगा।
10वें नंबर का हमारा क्वेश्चन था, कोरोना वायरस से मौत के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा देश आ गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम। अब डेथ के मामले में जो सर्वाधिक केस जो है वो अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर 1975 यानी कि 1975 में की गई। स्टैटिक जीके का हमारा 12वां क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये क्रिकेट का एक प्रसिद्ध स्टेडियम है, ये इंदौर में है, नेहरू स्टेडियम। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, ये हमारे बीते दिन के यानी कि 7 मई के थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 8 मई के करंट अफेयर्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, रिवीजन हम वन लाइनर क्वेश्चंस में करेंगे, लेकिन जो डिटेल करंट डे का जो वीडियो होगा वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति, जिसको हम पीएसी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, को पुनर्गठित करके इसका अध्यक्ष किसे बनाया है? तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, लोक लेखा समिति जो होती है, ये इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो होता है, जितने भी सरकारी खर्चे होते हैं और जितने भी अकाउंट्स वगैरह होते हैं उसकी जांच की जाती है। किसके माध्यम से? पीएसी यानी कि लोक लेखा समिति के माध्यम से। तो इसमें इस साल का जो अध्यक्ष, ये हालांकि इसमें जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो विपक्ष का बनाया जाता है। तो अधीर रंजन चौधरी, ये लोकसभा के सदस्य हैं अभी वर्तमान में। तो अधीर रंजन चौधरी को हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति, जिसको हम पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, इसका अध्यक्ष बनाया है। तो पिछले पीएसी यानी कि लोक लेखा समिति के भी अध्यक्ष थे, तो इनका अनुभव अच्छे से काम में आएगा, इसलिए इनको पुनः लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष नियुक्त किया है। समिति के अध्यक्ष पद का जो पद होता है वो परंपरा के तौर पर विपक्ष के पास ही रहता है। तो ये मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का ही कोई सदस्य होता है। और इनका जो कार्यकाल है वो 1 मई से शुरू हो गया है। 1 मई 2020 से इनका कार्यकाल रहेगा 30 अप्रैल 2021 तक। और ये जो लोक लेखा समिति, मैंने बताया आपको, जितने भी सरकारी खर्चे होते हैं उन पर कंट्रोल करती है। और इस समिति में अधिकतम सदस्य जो रह सकते हैं वो रह सकते हैं 22। तो कौन बना है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष? ये बने अधीर रंजन चौधरी। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ये कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 मई को। इसमें आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस पूछा है आपसे यहाँ पे, ठीक है, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। एक और क्वेश्चन इससे संबंधित ये वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे यानी कि विश्व हाथ धुलाई दिवस, वो अगर आपसे पूछे तो वो हम मनाते हैं 15 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जिसको हम वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे बोलते हैं, इसमें ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस पूछा है आपसे तो ये मनाया जाता है 5 मई को। और विश्व हाथ धुलाई दिवस अगर आपसे पूछ ले तो वो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। थोड़ा डिटेल्स में इसमें बता दूं, इस साल ये जो दिन है, इसकी जो थीम है यानी कि जो इसका जो विषय रहेगा वो विषय है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, ये इस साल की थीम है। किसकी? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। और इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्लोबल हैंड हाइजीनिक डे का जो मुख्य लक्ष्य है यह पहचानना है कि हैंड वॉश करना सबसे प्रभावी कार्यों में से एक है। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में हमको इसको एक अभिन्न अंग बना लेना चाहिए, हाथ धोना यानी कि हैंड वॉशिंग की प्रोसेस को। और आप सभी लोगों को पता होगा कि कोविड-19 वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए भी अभी जो है कई प्रकार के अभियान और संदेश जो है वो हाथ धोने के संबंध में जो है बताए जा रहे हैं। तो काफ़ी कारगर हो सकता है ये दिन। तो इसको मैं एक बार और बता देता हूँ, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ये मनाया जाता 5 मई को, जबकि विश्व हाथ धुलाई दिवस वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा आप। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने विदेश से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान हाल ही में शुरू किया है? तो ये नौसेना के द्वारा शुरू किया गया, इस अभियान का नाम है नौसेना सेतु, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 जहाज भेजे जाएंगे भारत की तरफ से, एक का नाम है जलश्व और एक का नाम है INS मगर। इनको मालदीव भेजा जा रहा है और इसमें 1200 मजदूरों को जो है वहाँ से निकाल करके लाया जाएगा और भारत ला करके इनको केरल के कोच्चि में उतारा जाएगा और वहाँ आगे की देखभाल के लिए राज्य के अधिकारियों को, इन नागरिकों को सौंप दिया जाएगा। यहाँ पर नौसेना की बात आई है तो मैं बता दूँ आपको, भारतीय नौसेना के जो 24वें नौसेना प्रमुख हैं उनका नाम है करमवीर सिंह, याद रखिएगा, करमवीर सिंह।
और नौसेना का एक आदर्श वाक्य भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नौसेना का जो आदर्श वाक्य होता है वो है शम नो वरुण, शम नो वरुण, ये नौसेना का एक आदर्श वाक्य है, ये भी आप याद रखिएगा। तो नौसेना सेतु हाल ही में एक अभियान है, ये भारतीय नौसेना के द्वारा विदेश में जो भारतीय फंसे हैं कोरोना वायरस के चलते उनको लाने के लिए शुरू किया गया है नौसेना सेतु। इन दो जहाज़ों का भी नाम याद रखिएगा जो लेने जा रहे हैं, एक का नाम है जलश्व, एक का नाम है INS मगर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लॉकडाउन को 29 मई तक के लिए भी बढ़ा दिया है? ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा 17 मई तक तो लॉकडाउन प्रधानमंत्री ने देश में किया ही है, लेकिन ऐसा राज्य पहला बन गया है, इसका नाम आपसे पूछा है, तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने जो है अपने राज्य के अंदर लॉकडाउन की अवधि जो है वो 29 मई तक बढ़ा दी है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, और तेलंगाना फ्रेंड्स ये भारत का 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को, ये भी आप याद रखिए, 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था ये, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। तो इसी राज्य ने 29 मई तक अपने राज्य के अंदर लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। 5वां प्रश्न है, राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 को कब तक के लिए जो है स्थगित कर दिया है? तो ये स्थगित कर दिए हैं 2023 तक। अब ये 2023 में होंगे, अभी होना थे कब, ये 2021 में, लेकिन इनको स्थगित करके 2023 कर दिया है। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का ये जो सत्र होने वाला था 2021 में, ये 7वां सत्र था इसका, और ये त्रिनिदाद और टोबैगो में होने वाला था। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कहा है कि ये होगा तो वहीं, यानी कि जितने भी कैरिबियाई देश होंगे वहीं इसका आयोजन वापस से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी वही करेंगे, लेकिन इसकी जो समय अवधि है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है और 2021 में होना थे, तो इसको आगे बढ़ा करके 2 साल आगे बढ़ा दिया, अब होंगे 2023 में। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेलों की जो अभी समय अवधि थी उसको हाल ही में आगे बढ़ा दिया है। 6ठा प्रश्न है, इंटरनेशनल डे नो डाइट डे, इंटरनेशनल नो डाइट डे हाल ही में कब मनाया गया है? ये एक प्रकार का विचित्र प्रकार का दिवस है, ये मनाया गया है 6 मई को। ठीक है, थोड़ा इसमें मैं डिटेल बता देता हूँ इसमें क्या है। सबसे पहली बात तो हम कर लेते हैं कि पहला इंटरनेशनल नो डाइट डे यूके में 1992 में मनाया गया था। ठीक है, और कैलोरी के बारे में चिंता किए बिना लोगों को वह खाने के लिए प्रोत्साहित करना जो उन्हें पसंद है, यानी कि इसमें फिटनेस वगैरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मतलब कहने का ये कि जो आपका मन चाह रहा है वो आप खाइए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ठीक है, यानी कि इसमें आपको कैलोरी वगैरह का ध्यान नहीं रखना है, जो आपका मन कर रहा है उसको आपको खाना है, यानी कि किसी को खाने के प्रति रोकना नहीं इस दिन का उद्देश्य है। और लोगों को डाइट के सही तरीके के बारे में शिक्षित करना और जिम्मेदारी से और इसे प्रभावी ढंग से करना है। कई बार क्या होता है कि लोग जो होते हैं फिटनेस के चक्कर में कैलोरी वगैरह को ध्यान में रखते हुए कम खाना खाते हैं, इसके कारण वो बीमार वगैरह भी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसी की रोकथाम के लिए दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। ठीक है, याद रखिएगा, अब ये मनाया जाता है 6 मई को। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान जो है शुरू किया गया है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक अभियान हो सकता है, ये 5 राज्यों में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, यानी कि ये नीति आयोग, सबसे पहले तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नीति आयोग जो है ये एक योजना आयोग का नया नाम है। ठीक है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने जो योजना आयोग है उसको बदल करके नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, जो नीति आयोग का पूरा नाम है, तो योजना आयोग को बदल करके अब कर दिया है नीति आयोग। तो किसके द्वारा हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। तो ये 5 राज्यों में जो है वरिष्ठ नागरिक जो भी हैं उनके बारे में काफ़ी ध्यान रखा जाएगा और उनका ध्यान कोविड-19 की महामारी में रखा जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस जो होता है ये बुजुर्गों में ज़्यादा फैलता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, प्रतिरोधी तंत्र, वो काफ़ी कमज़ोर होता है। तो ये 5-6 राज्य में बता देता हूँ। एक तो असम है, महाराष्ट्र है, बिहार है, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इनमें दादा दादी और नाना नानी अभियान जो है ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। नीति आयोग के जो अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष है उनका नाम है राजीव कुमार, ये आप याद रखिएगा, राजीव कुमार। और नीति आयोग के जो CEO है उनका नाम है अमिताभ कांत। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इस समय नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? तो ये बने इराक के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुस्तफ़ा अली किदमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने इराक के। इराक की जो राजधानी वो है बगदाद, याद रखिएगा आप। और इराक की जो मुद्रा चलती है वो चलती है दिनार।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मुस्तफ़ा अल कदमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इराक के बने हैं। कुछ डिटेल में इसमें बता दूं आपको, ये जो बने हैं अल कदमी इराक, ये पूर्व खुफिया प्रमुख थे इराक के, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? ये स्थान लेंगे जो इराक के पूर्व प्रधानमंत्री थे आदिल अब्दुल मेहदी, इनका स्थान ये लेंगे। और ये जो अभी बन रहे हैं मुस्तफ़ा अल कदमी, ये इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख भी रह चुके हैं, यानी कि खुफिया एजेंसी में ये काम कर चुके हैं। इराक की राजधानी बगदाद है और इराक के अंदर जो मुद्रा चलती है उसका नाम है इराकी दिनार। किस राज्य की सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का हाल ही में शुभारंभ किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा आयुष कवच कोविड ऐप, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होगा? आयुष कवच कोविड ऐप, इसमें इस ऐप के माध्यम से जितने भी प्राकृतिक संसाधन पर आधारित जो वस्तुएं होती जैसे कि लहसुन हुई, अदरक हुई, लौंग, इलायची, हल्दी, है ना, जिनका सेवन करने से प्रतिरोधकता जो तंत्र होता है, यानी कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो काफ़ी बढ़ता है। तो इन सभी चीज़ों की, प्राकृतिक चीज़ों की जो जानकारी है वो इस ऐप पर उपलब्ध होगी, आयुष कवच कोविड ऐप। और इसमें आप जो है विशेषज्ञों से सलाह भी ले सकते हो। तो इस प्रकार का ऐप जो है लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने इसको अभी हाल ही में शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। इसी प्रकार का एक और ऐप जो है प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, इसी प्रकार का एक ऐप जो है मध्य प्रदेश के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश सरकार भी जो है उसमें एक चूर्ण का वितरण कर रही है। उस चूर्ण का नाम है त्रिकुट चूर्ण, ये भी आप याद रखिएगा। और उस योजना का नाम मध्य प्रदेश ने रखा है जीवन अमृत योजना। तो जीवन अमृत योजना में एक चूर्ण दिया जाएगा जिस चूर्ण का नाम है त्रिकुट चूर्ण। उसमें एक तो पीपल, अदरक और काली मिर्च का मिश्रण है। ये भी प्रतिरोधकता तंत्र को काफ़ी बढ़ाने का काम करेगा। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भी इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है आयुष कवच कोविड ऐप। इसमें जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी जानकारी ऐप पर उपलब्ध होगी, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने उस चूर्ण को बांटा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, उस चूर्ण का नाम है त्रिकुट चूर्ण और उस योजना का नाम है जो मध्य प्रदेश के द्वारा प्रतिरोधकता तंत्र बढ़ाने के लिए शुरू की गई वह योजना है जीवन अमृत योजना। उसमें चूर्ण बांटा जाएगा, उसमें पीपल, अदरक और काली मिर्च होगी। और आयुष कवच कोविड ऐप है, ये प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी देगा। ये यूपी के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य की सरकार द्वारा परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम जो है वो हाल ही में शुरू किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो लॉकडाउन की स्थिति के कारण जो बहुत सारे लोग अन्य राज्यों में फंसे और उनको जो वापस हिमाचल प्रदेश राज्य में लाया जा रहा है काफ़ी प्रयास करके, तो उनके लिए ये निगाह कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। इसमें जो राज्य की आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जितनी भी हेल्थ वर्कर्स है, वह इनका ध्यान रखेगी कि इनका स्वास्थ्य जो है वो कैसा है, ठीक है। तो इनके ऊपर निगाह यानी कि मॉनिटरिंग करना है इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य। तो और उनको शिक्षित किया जाएगा कि कैसे वह स्वस्थ रहें, ठीक है, कैसे अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करें। तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा हाल ही में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसका नाम है निगाह कार्यक्रम। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ पर जो राज्यपाल है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय, ये आप याद रखिएगा। तो ये थे हमारे 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम हमारे एमपी के स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, है आसान लेकिन आपको फिर भी याद इसको रखना चाहिए। मध्य प्रदेश से अधिकतम सीमा वाला राज्य इनमें से कौन सा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो मध्य प्रदेश से अधिकतम सीमा वाला राज्य आपसे यहाँ पर पूछा है तो ये है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है मध्य प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। और अगर आपसे कम सीमा वाला राज्य पूछ ले तो वो है गुजरात, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है वो कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से राज्य? एक है उत्तर प्रदेश, ठीक है, एक है राजस्थान, एक है गुजरात, एक है महाराष्ट्र और एक है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश अपने चारों तरफ से 5 राज्यों से घिरा हुआ है। और सर्वाधिक सीमा हम साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, और कम सीमा जो मध्य प्रदेश की लगी हुई है वो है गुजरात के साथ। थोड़ी सी डिटेल में बता दूं आपको, मध्य प्रदेश से न्यूनतम सीमा वाला राज्य जो मैंने बता दिया आपको गुजरात है। मध्य प्रदेश का निकटतम बंदरगाह अगर आपसे पूछ ले तो वो है मुंबई। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य कितने हैं? तो ये 5 मैंने बता दिया आपको, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और एक छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? तो वह दूसरा है, सबसे पहला राजस्थान का है, दूसरा जो है वो मध्य प्रदेश का है। हम पहले नंबर पर थे, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान देश में हो गया है दूसरा, पहला है राजस्थान का।
मध्य प्रदेश के गुजरात से सटे जिले कौन कौन से, तो ये एक अलीराजपुर है और एक झाबुआ है। मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश सबसे कम सीमा जो साझा करता है वो गुजरात के साथ करता है, न्यूनतम सीमा हमारी गुजरात राज्य के साथ लगी हुई है। तो ऐसे में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से जिले जो है मध्य प्रदेश के गुजरात से लगे हुए हैं, तो एक तो अलीराजपुर है और एक झाबुआ है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। लोकसभा की आपसे यहाँ पर सीटों की संख्या पूछी गई है, तो ये 29 है। इसमें दो क्वेश्चन और बन सकता है, एक बन सकता है एसटी का और एक बन सकता है एससी का, यानी कि अनुसूचित जनजाति की लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो ये है 6, और अनुसूचित जाति यानी कि एससी की कितनी है, तो ये है 4। तो ये भी आप याद रखिएगा। और कुल लोकसभा की अगर आपसे सीटें पूछ ले तो वह है 29। इसके अलावा अगर आपसे विधानसभा की सीटें पूछ लें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो ये है 230। और अगर आप इसमें एंग्लो इंडियन को भी शामिल कर ले तो ये +1 और हो जाएगी, है ना। तो एंग्लो इंडियन अलग रखिएगा आप। अगर आपसे पूछे ओवरऑल कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो वो है 230 और एक सीट जो है एंग्लो इंडियन के लिए है। और विधानसभा की इन 230 सीटों में अगर एससी का अगर हम बात करें, एससी का परसेंटेज कितना है, तो ये है 35। एससी की सीटें हैं 35, ठीक है। और अगर आप एसटी की विधानसभा में सीटें पूछ लें कभी एग्जाम में, तो ये है 47। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो लोकसभा की सीटें हैं 29, उसमें एसटी की 6 हैं और एससी की 4 है। विधानसभा की कुल सीटें 230 है, उसमें एससी की जो है वो है 35 और एसटी की हैं वो है 47 यानी कि 47। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज के करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के का वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और व्यूज़ काफ़ी कम है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं 9 मई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।